हेडलाइन से आपने जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ और आपको बताएंगे खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। मुल्तान में दूध और दही की कीमतों को पर लग गए। सरकारी निरखों में दूध 130 रुपए फी किलो मुकर्रर, बाजार में दूध 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। दूध और दही की कीमतों को पर लग गए हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। सरकारी निरखों में दूध 130 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि बाजार में दूध 160 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, महंगाई के वार जारी हैं। बात की जाए दूध दही की कीमतों के हवाले से तो दूध दही की कीमतों को जो है वो पर लग चुके हैं। बात की जाए कीमतों के हवाले से तो सरकारी नरखों के मुताबिक दही का रेट जो है वो 160 रुपये मुकर्रर किए गए, जबकि मार्केट के अंदर दही 190 से लेकर 210 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम दूध की बात करते था, दूध का रेट भी जो है वो 130 रुपये सरकारी मुकर्रर किया गया, जबकि मार्केट के अंदर दूध भी 160 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना है। जी, मेरा पाकिस्तान की हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि जो 700 या 800 रुपये शख्स दिहाड़ी कमाता है वो जो है 200 रुपये किलो दही और 160 रुपये किलो दूध कैसे खरीदेगा। अब किसी के 4-5 बच्चे हैं, वो अगर 1.5 किलो दूध लेके जाएगा तो घर की हांडी नहीं बनती। तो हमारे को जो है सिर्फ यही चाहिए कि आला हुकाम से कि वो हमारे लिए कुछ सोचें, और उसके अलावा ये जो महंगे होने के बावजूद खालिस भी नहीं मिल पाता। मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि लिहाजा ये जो खुद साख्ता दुकानदारों ने मर्जी के रेट लगाए हुए हैं, इसका चेक एंड बैलेंस किया जाए। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप इस हवाले से। दूध दही खालिस भी नहीं है और खुद साख्ता खालिस है ही कोई नहीं ना। वज़ीर आज़म से हमारी यही गुजारिश है कि भैया ये आवाम को तोहफ़त दे, तसल्ली दे, जो करना है करे। अवाम को तो उन्होंने पीस के रख दिया, हर चीज़ की महंगाई कर दी है इन्होंने। कोई ऐसी चीज़ नहीं। हाल मैंने टीवी पे रिपोर्ट पढ़ी है, चीनी जो सी वो 90 रुपये थी, जो 130 रुपये टीवी पे दे रहे हैं होल सेल रेट में, तो परचून में तो 150 देंगे। ये हर चीज़ को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। मजिस्ट्रेट वगैरह कोई भी नहीं आते। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि लिहाजा इस खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जाए और इसके साथ साथ जो दूध दही खालिस नहीं मिलता इस पर भी एक्शन महंगाई को कंट्रोल किया जाए। राना बिलाल बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएंगे महंगाई का सुनामी थम ना सका। दूध और दही की कीमत भी आम आदमी की पहुंच से दूर। मार्केट में दूध 150 जबकि दही 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। शहरी शिकवा कुना है। मजीद जान लेते हैं आशीष फाक से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी दूध और दही की कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं है। मार्केटों में दुकानदारों की जानिब से अपनी मनमानियाँ की जा रही हैं। 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केटों में दूध फरोख्त हो रहा है, जबकि 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केटों में दही फरोख्त की जा रही है, जिस पर जो शहरी ख़रीदारी के लिए आए हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों से ही बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे जी दूध दही की कीमतों के हवाले से किस हिसाब से मिल रही है, आपको क्या कहेंगे? सर, दूध 150 रुपये और दही 200 रुपये दे रहे हैं। इतना नुकसान हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा रोटी पूरी करें क्या पूरा करें, दूध पूरा करें बच्चों का, बहुत समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से रेट हुकूमत का क्या है, दुकानदार अपनी मर्जी से दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई यानी कि वो नहीं है, बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जी, क्या मुतालबा करेंगे? सर, हम यही मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि जब से ये हुकूमत आई है ना, तो किसी चीज़ का चेक एंड बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। दूध और दही की कीमत कहीं पे क्या है और कहीं पर क्या है। सर, हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है ताकि महंगाई कम की जाए और ताकि रेट कम किया जाए। बिल्कुल, दूध दही की कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं है। मार्केटों में जो रेट लिस्टें फराहम की जाती हैं उस हिसाब से मार्केटों में दूध और दही मैसर नहीं है। शहरी खासे परेशान भी हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस किया जाए और आवाम को खासे परेशान है। आशीष फाक बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएंगे महंगाई के पैदर पे वार जारी। मियां वाली में भी दूध और दही की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दूध सरकारी निरख से 20 रुपए महंगा बिकने लगा, जबकि दही सरकारी निरख से 50 रुपए किलो महंगी बिक रही है। तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं अख्तर मजा से। जी अपडेट कीजिएगा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दूध दही की तो इस कदर दूध और दही महंगी हो चुकी है कि गरीब आदमी के बस में नहीं रहा इसको खरीदना।
120 रुपए किलो, 140 रुपए किलो और 160 रुपए किलो के हिसाब से मियां वाली में दूध फरोख्त हो रहा है, जबकि दही की कीमत जो है वो 200 रुपए किलो तक है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इतना दूध महंगा हो गया है, दही महंगी हो गई है? शहर बहुत महंगाई, दूध भी बहुत महंगा है, शहर बहुत ज़्यादा महंगा है। हमने बच्चों को भी पिलाना पड़ता है, खुद भी चाय पीनी पड़ती है, क्योंकि ये दूध बहुत ज़्यादा महंगा है। हमारी हुकूमत से अपील है दूध सस्ता किया जाए। जी, हमारी हुकूमत से अपील है कि दूध जो है सस्ता किया जाए। हमारे साथ एक और भाई भी हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस महंगे दूध के हवाले से? सर जी, महंगी चीज़ जो इंसान लेता है ना जी, से ख़रीद करता है और फिर महंगे दाम में फ़रोख्त करनी पड़ती है। अगर वो न करे तो पैसे भी पूरे नहीं होते। कारोबार के लेन देन भी हैं और सिस्टम भी हैं, उसी कारोबार में और सिस्टम भी चल रहे हैं, वो भी चलाने पड़ते हैं, क्योंकि उसी से सारे मसाइल वाबस्ता हैं। सर 150 रुपए किलो दही का निर्ख है, आप 200 रुपए किलो दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? जी शुक्रिया मजाद भाई। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जून, जुलाई और अगस्त में दूध के निर्ख होते हैं पीछे से सेंटरों पे, तो वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। कंपटीशन इतना होता है कि अगर हम 140 पे नहीं ख़रीद करते तो नेक्स्ट पार्टी 150 ख़रीदने के लिए तैयार होती है। तो जब चीज़ महंगी मिलती है उसको ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी आते हैं, फिर जब बनानी पड़ती है, दही बनानी पड़ती है, उसके लिए भी अखराजात हैं। दूध खुश्क होता है, दही बनती है, फिर उसको फ्रीज़ करना पड़ता है, लिफाफों के अखराजात हैं, ड्यूज़ हैं, चार्जेज़ हैं जो मुलाजमीन हमारे होते हैं। तो ये मैक्सिमम जाके 160-70 रुपये तैयार हो रही है इस टाइम। तो जब हम इसमें 20 से 25 रुपये का मार्जिन नहीं रखेंगे तो क्या हम फिर इस अपने कारोबार को मेंटेन रख पाएंगे? और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो कलेक्शन सेंटर हैं जहाँ पे दूध वाफिर मिकदार में होता है, जो बिजनेस करते हैं, जो शॉप्स को दूध देते हैं, वहाँ पे रेट को कंट्रोल जब तक नहीं किया जाएगा। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब दूध के मसाइल के हवाले से ही आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुजफ्फरगढ़ में भी इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। मुजरे सेहत दूध भी महंगे दामों फरोख्त होने लगा। मजीद अपडेट करेंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी जो है वो परेशान है। सरकारी रेट लिस्टें जो है वो उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस वजह से खासी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूध और दही की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और साथ ही ख़ास बात यह है कि जो देहाती इलाकों से मुजफ्फरगढ़ में दूध सप्लाई होता है, शहरियों का कहना है कि अक्सर वो मिलावटी दूध होता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या रेट है जी दूध दही का, और क्वालिटी के बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, दूध बहुत महंगा हो चुका है और क्वालिटी के लिहाज से भी बहुत ही यानी कि बेकार यानी कि क्वालिटी है। बाकी यही है कि जो इधर साइडों से आता है उधर से मिलावट शुदा आता है, तो हम यानी कि क्या करें, इतनी महंगाई के अंदर भी फिर दूध भी मज़ीद कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं, तो बहुत इससे परेशानी है जो है ना। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो सरकारी रेट लिस्ट है वो तो 100 से 110 रुपये, जबकि 150 तक फरोख्त हो रहा है, इस बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, सरकारी रेट तो बहुत कम है। बाकी ये कि इसी तरह जो है ना 100 से ऊपर है तकरीबन, कहीं 150 भी है, कहीं यानी कि रेट ऊपर है सरकारी उससे ना। सरकारी रेट लिस्ट जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और ख़ासा जो है वो रेट जो है वो ऊपर वसूल किया जा रहा है। खुद साख्ता महंगाई की जा रही है। शहरी जो है इस हवाले से खासी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। और यही महंगाई की जा रही है। आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। मिलावटी और मुजरे सेहत दूध फरोख्त करने वाले इंसानियत दुश्मन रहीमा खान के चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाहिद महमूद बलोच की रोई से गुफ्तगू, इनका क्या कहना था, जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, छोटे बच्चों के लिए असल उनकी ग़िज़ा दूध होती है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है। लेकिन रहीम यार खान के शहरियों की शिकायत सामने आ रही है कि जो मार्केट में दूध होता है या तो वो मिलावटी होता है या फिर गैर मियारी होता है। अगर बच्चे ये दूध पिएंगे तो वो किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं और इन बीमारियों का क्या हल है, इस सवाल से हमारे साथ मौजूद है रहीम यार खान के चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाहिद महमूद। उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, जो गैर मियारी या फिर जो मिलावटी दूध होता है, अगर वो बच्चे उस दूध को पिएंगे तो वो किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और ये भी बताएगा कि इसका जो हल है वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, छोटे बच्चों के लिए सबसे अहम मदर फीड है। मदर फीड खालिस है, ताज़ा है और ज़ोद हज़म है। इसके लिए किसी पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुफ्त है और अच्छी तरह हज़म हो जाता है। इन केस किसी मजबूरी की वजह से अगर बाहर का दूध इस्तेमाल करना पड़े तो उसमें अगर हम मिलावटी दूध इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी की मिकदार मौजूद होती है, वो चाहे बाज़ार से दूध जो आता है उसमें पानी मिक्स हो या घर में डाल दिया जाए, उससे एक तो बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट होती है। जो एनर्जी फर्ज करें 70 किलो कैलोरीज पर 100 ml मिलनी थी,
पानी डाल देते हैं, पतला कर देते हैं, एनर्जी वैल्यू कम हो जाती है। जब एनर्जी कम देते हैं तो बच्चे की ग्रोथ भी कम होती है। दूसरा, जब हम पानी डालते हैं वो बॉयल्ड वाटर नहीं होता, तो उसकी वजह से भी बीमारियां फैलती हैं। स्पेशली गैस्ट्रो की बीमारियां हैं जिसमें मोशन हो जाते हैं, उल्टियां हो जाती हैं, फिर टाइफाइड है, फिर इसके अलावा आप हेपेटाइटिस ए, ये कॉमन बीमारी है जो वाटर बॉर्न है, तो स्पेशली अगर पुअर सैनिटाइज्ड वाटर हो तो उसके साथ हो सकती हैं। स्पेशली मैसेज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदर फीड लें, बहुत मजबूरी हो तो खालिस दूध दिया जाए और कोशिश कीजिए कि फार्मूला फीड इस्तेमाल करें, चाहे बेशक सस्ता हो या महंगा हो। अगर टॉप फीड इस्तेमाल, फ्रेश मिल्क यूज़ किया जाता है किसी भी मजबूरी की वजह से, तो वो खालिस होना चाहिए ताकि बच्चे ग्रोथ इफेक्ट ना हो, दूसरी बीमारियां ना लगें। शुक्रिया। हमें तफसीलन बताया गया कि अगर मिलावटी और गैर मियारी दूध बच्चे पिएंगे तो वो किस तरह की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो भी मुतासिर हो सकती है। इस वालिदैन को चाहिए कि जो खालिस दूध है उसकी ग्रोथ तलाश भी करें। मुतासिर हो सकती है। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुजरे सेहत दूध बच्चों की नशोनुमा में बड़ी रुकावट। मुल्तान में जानवरों में दूध की मिकदार बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस का बेदरेक इस्तेमाल। इंजेक्शन के जरिए हासिल होने वाला दूध इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार। इस बारे में तिबी माहिर डॉक्टर अताउल रहमान का क्या कहना है, जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, दूध के हवाले से बात करें तो दूध की क्वालिटी के हवाले से डॉक्टर्स की जानिब से भी बार बार ताकीद की जाती है कि जो बेहतर दूध हो उसका इस्तेमाल करें। इस पर बात करेंगे हमारे साथ डॉक्टर अताउल रहमान मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो क्वालिटी के हवाले से क्या कहते हैं। जो आजकल इंजेक्शन वाले जो जानवरों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसके बाद ज़्यादा दूध की पैदावार के लिए सारा कुछ किया जाता है, वो इंसानी सेहत के लिए, हार्मोन्स के लिए कितना नुकसानदेह है? दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल हार्मोन्स और इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो सरीहन जो हेल्थ के असूल हैं, जो हमारी मेडिकल साइंस के मुताबिक जो उसकी रिक्वायरमेंट हैं वो उसके अगेंस्ट हैं। मतलब एक चीज़ को आर्टिफिशियली आप अगर सपोज उसने, मिसाल मैं दे रहा हूँ कि बहुत सादा मिसाल समझने के लिए, कि एक आम रूटीन का फ्रूट है, उसको रूटीन में अगर हम कहते हैं दरख्त पे पके और उसका टेस्ट में कितना फ़र्क होता है, उसे उतार के आप मसाले से अलग पकाएं तो टेस्ट में कितना फ़र्क होता है। तो यही चीज़ है कि अगर आर्टिफिशियल ग्रोथ उसको आप कर रहे हैं, थ्रू हार्मोन्स कर रहे हैं, थ्रू आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कर रहे हैं, वो सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। और जब वो जो उसे यूज़ करेंगे, बच्चे करेंगे, बड़े करेंगे, जो भी करेंगे, उनके अंदर वो फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देगा। तो उसे हत्तुल इम्कान अवॉइड करना चाहिए। और उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जिस तरह लाइव स्टॉक है, जो उसको रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, वो ऑलरेडी उसके ऊपर एक्शन कर भी रहे हैं, विजिट्स भी करते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप शहरियों में इस शऊर की आगाही करें कि वो खालिस दूध जो खालिस ज़राए से हासिल किया जाए, जिसके अंदर इस किस्म के आर्टिफिशियल हार्मोन्स और सप्लीमेंट्स ना हों, उसको इस्तेमाल करें। उसको इस्तेमाल के हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि इंतहाई सेहत के लिए नुकसानदेह है, स्पेशली आप बच्चों को इससे दूध को पिलाते हैं तो वो भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि शहरी इस हवाले से अवॉइड करें और इस हवाले से लाइफ स्टॉक और दीगर महकमे भी मुसलसल अवेयरनेस भी देते हैं। और यही कहा जा रहा है कि अगर आप एक नेचुरल तरीके से जो दूध का इस्तेमाल करेंगे वो इंसानी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। जी बैक सेहत दुश्मनों के खिलाफ फूड अथॉरिटी का जहाज जारी। रवा साल मुजरे सेहत दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ 900 से ज्यादा कार्रवाइयां की गई। ताहिर जोया से मजीद अपडेट जानेंगे। बिल्कुल जी, दूध जो है वो अहम एक ग़िज़ाई ज़रूरत है। अगर हम बहावलपुर शहर की बात करें तो माहाना 7 लाख लीटर दूध इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 2 लाख जो लीटर है वो खालिस दूध होता है, बाकी जो दूध होता है वो नाकिस क्वालिटी का दूध होता है। इस वाले से फूड अथॉरिटी क्या इकदाम कर रही है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि शहरी जो है वो एक जो खालिस मिल्क है और जो नकली मिल्क है उसमें कैसे तफरीक करें? जी बिल्कुल, दूध जो है बड़ी एक बेसिक ग़िज़ाई ज़रूरत है और हर घर की नीड है। तो उसमें लोगों की अवेयरनेस के लिए ये ज़रूरी है कि जो दूध की कुदरती ग़िज़ाइयत है उनको समझना चाहिए। जिस तरह कॉ मिल्क है, बफलो मिल्क है या मिक्स मिल्क है, तो कॉ मिल्क की अगर बात की जाए तो उसमें 3.5% फैट उसमें होनी चाहिए और SNF जो है 8.5% से ऊपर होनी चाहिए और 26 या 27 के करीब उसकी LR जो होनी चाहिए। उसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी बहावलपुर जो है, हमने रवां साल में मोर देन 900 जो है मिल्क की जो इंस्पेक्शंस की हैं और 11,000 लीटर सब स्टैंडर्ड अडल्ट्रेटेड मिल्क मौके पर डिस्कार्ड किया और लोगों के
کے خلاف جو ہے ہم نے لیگل ایکشن سٹارٹ کیا ہے. تو جنرل پبلک کے لیے میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پنجاب فوڈ اتھارٹی بہاولپور آفس میں فری ملک ٹیسٹنگ فیسلٹی اویلیبل ہے. کوئی بھی بندہ اگر یہ اس کو لگتا ہے کہ جو دودھ اس نے گوالے سے یا ملک شاپ سے خریدا ہے تو اس کا 200 ml سیمپل فریش ملک کا ہمارے آفس میں لے آئے اور انشاءاللہ 30 سیکنڈ کے اندر ہم اس کا رزلٹ اس کو دیں گے اور متعلقہ بندے کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کیا جائے گا. تھینک یو. ایسے پہلے کوئی کارروائی کی جا چکی ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس اس کا کافی ریکارڈ ہے. ہمارے پاس ڈیلی کے جو ہے کافی سیمپلز مل کے آ رہے ہوتے ہیں اور متعلقہ پھر ہم شاپ یا کوئی گوالا ہے اس کو چیک بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیتے ہیں. بالکل جی، یہ بہت ہی اہم نوعیت کا پہلو ہے کہ شہری جو ہیں وہ دودھ کے سیمپل یہاں پر لائیں فوڈ اتھارٹی آفس اور یہاں پر چیک کروائیں، اور اگر ناقص دودھ ہوا تو جو جہاں سے دودھ خریدا گیا ہے. بہت شکریہ، تفصیلاً آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے. ضلع کچہری ملتان میں بنیادی سہولیات کا فقدان. ملتان کچہری میں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی تک میسر نہیں. کچہری میں لگائے گئے واٹر کولر خراب ہو چکے ہیں. مزید اپڈیٹ کریں گے ماہر عمران. جی بالکل، بات کریں گے ملتان میں شدید جو گرمی ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس شدید گرمی میں ہم ضلع کچہری کی بات کریں تو یہاں پر سایہ دار جگہیں بیٹھنے کے لیے وہ نہیں ہے سائلین کی. لگ بھگ 20,000 کے قریب یہاں پہ اس ضلع کچہری میں جو لوگ ہیں، جو وکلا ہیں، جو سائلین ہیں، جو شہری ہیں آتے ہیں. بڑے بڑے یہاں پہ دفاتر ہیں. ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہمارے پیچھے موجود ہے، سیشن جج ملتان، اس کے بعد کورٹس، کمشنر ملتان، یہیں پہ سارے جو اے سی بھی بیٹھتے ہیں. وکلا برادری یہاں پہ موجود ہے. پانی پینے کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے کیا تحفظات ہیں آپ لوگ؟ اچھا، اس میں ایسے ہے کہ ایک تو لوڈ شیڈنگ ہمارے کچہری میں بھی جاری ہے جیسے پورے ملک میں جاری ہے، وہ بھی گرمی کی وجہ سے سائلین پریشان ہوتے ہیں. باقی عدالتوں کے باہر کوئی ایسا اچھا نظام نہیں ہے. خصوصاً میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ہمارے عدالتی کورٹس کے اندر جو اے سی ہیں ان کے آؤٹرز باہر گرمی پھینک رہے ہوتے ہیں اور وہیں پر سائلین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. نہ ہی کوئی ٹھنڈے پانی کے انتظامات وغیرہ ہے جو خاص طریقے سے کیا گیا ہو. اور جو ہمارے وکلا حضرات ہیں بار کی طرف سے بھی کچھ بار کے ایسے معاملات اس وقت کرنٹ چل رہے ہیں کہ پانی اور ٹھنڈے پانی اور بوتلوں کے حوالے سے جو ادھر میسر نہیں ہے. میسر نہیں ہے، کافی پریشانی ہے. یہاں بچے جو آتے ہیں پینے، جو خواتین آتی ہیں، جو خود آپ وکیل ہیں، کتنی پریشانی ہے؟ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پچھلے 2-3 سال میں ہائی کورٹ نے بھی اس سلسلے میں بجٹ دیا تھا اور کولر لگانے کے لیے مختلف جگہوں پر انہوں نے کہا تھا کہ کولر ضلع کچہری میں نصب کیا جائے، لیکن وہ بندر بانٹ ہو گئی اور جو کولرز نصب کیے گئے وہ اکثر خراب ہے اور ان کی مرمت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور نہ ہی فلٹر واٹریشن جو 2 پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی صحیح طور پر استعمال میں نہیں لایا جا رہا. جب مناسب سہولیات نہ ہوں تو اس کے بعد جو احتجاج کا جو ہے وہ ہر حق ہے، اور یہاں پہ وکلا اپنے سائلین کے لیے اور اپنے لیے احتجاج کا حق ہے. ماہر عمران بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے اور لودھرا سے خبر شامل کریں گے. بھتہ مافیا کا راج قائم. ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیورز اور مزدوروں نے سڑک بلاک کر دی. مشتاق بھٹا بتائیے گا پولیس نے اس حوالے سے کیا ایکشن لیا ہے؟ یہ تھانہ جلاریں کا علاقہ ہے، پول سکھ بیاس دنیا پور بستی ملوک روڈ پر، جہاں پر مزدوروں نے ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیورز نے احتجاج کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ مٹی اور ریت کی جو ٹرالیاں شہر میں لے کر جاتے ہیں بغیر کسی ٹھیکہ کے کچھ افراد ان کو روک کر ان سے رقم کی وصولی کرتے ہیں. کیا ان کا مطالبہ ہے؟ میں انہیں سے بات کروں گا. کون لوگ ہیں جی؟ کیوں بالکل رانا انور ہے ترگڑ کا جی، اس نے ہمارے اوپر تشدد کرتا ہے بھائی جان، اور جو ہے نا ہمیں تنگ کرتا ہے، ہمیں مارتا ہے. رانا انور وہ کہتا ہے 575 روپے ایک ٹرالی کا دیں جی. جی کیا مطالبہ کریں گے آپ؟ آپ ہمارے اوپر جو یہ تشدد وغیرہ ہو رہا ہے یہ بند کریں. لہذا ایس ایچ او صاحب سے بھی ہماری اپیل ہے، ڈی پی او صاحب سے بھی اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا انصاف کیا جائے. جی آپ بتائیں جی. جی ہمیں انصاف چاہیے جی. جی بالکل، یہ مزدور لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ ان پر ناجائز تشدد کیا جاتا ہے، ان سے رقم کی وصولی کی جاتی ہے، اگر یہ رقم ادا نہ کریں تو تشدد کیا گیا. مشتاق بھٹا بہت شکریہ. تفصیلاً آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. لیا کی عوام تفریحی سہولیات سے محروم. میونسپل انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہر کا مرکزی پارک اجڑ گیا ہے. زاہد سرفراز بتائیے گا، مزید اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل جی، لیا شہر کے واسطے میں بنایا گیا میونسپل پارک جو ہے اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل جو پارک ہے وہ جڑتا چلا جا رہا ہے. میں سے موجود ہوں پارک کے اندر. یہاں پر اگر بات کی تو سیر و تفریح کے حوالے سے کوئی چیز موجود نہیں ہے، جبکہ جو سہولیات یہاں پر فراہم کی گئی تھی وہ بھی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں. یہاں پر جو اسٹریٹ لائٹ لگائی گئی تھی وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پانی کے فوارے لگائے گئے تھے وہ بھی یہاں پر مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں. جس سے اگر بات کریں تو حکومت کو جہاں لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، وہیں پر جو شہری ہیں وہ بھی سیر و تفریح کی سہولت سے محروم ہے. کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں.
भाई बताइएगा कितनी मुश्किल होती है, शहर का मेन पार्क है वो भी उजड़ा हुआ है। बिल्कुल भी सहूलत नहीं है, बच्चे भी नहीं आ सकते हैं, बड़े खेलते हैं सारे यहाँ पे। पहले उन्होंने निज़ाम करवाया था कि हम पक्की जगह बनवाते हैं उसमें खेलते हैं, उसके बाद अब इन्होंने वहाँ पोल लगा हुआ था उस जगह पे लाइटिंग का, उन्होंने वो लाइटिंग वाला पोल उतार दिया और उसके अलावा वहाँ खेलने की सोच रहे हैं, यहाँ से ख़त्म कर दिया इन्होंने अब बिल्कुल। और ये सारा पार्क उजाड़ दिया, उसके अलावा झूले वगैरह कुछ भी नहीं है, बच्चा ना खेल सकता है ना कोई फिर सकता है यहाँ पे। उसके अलावा कोई भी बड़ा बच्चा यहाँ नहीं है, कि छोटा भी बच्चा नहीं आ सकता इस पार्क में, मर्द और ख़वातीन की बिल्कुल भी सहूलत नहीं है। और यहाँ कोई भी यानी कि बंदा नहीं आ सकता कि बंदा फैमिली को लेके आ जाए। बिल्कुल यकीनन जहाँ पर जो लोग थे उन्होंने अपनी मर्जी के यहाँ पर प्लाट भी बना दिए खेलने के लिए, जहाँ पर लोगों ने अपने जो प्लाट बनाए हैं, लेकिन इस बावजूद अगर बात करें तो इंतजाम की तरफ से सहूलियात के लिए कोई इकदाम नहीं किए। कुछ और बच्चों से बात करते हैं। बेटा बताइएगा, जहाँ पर झूले भी नहीं है कुछ भी नहीं है, जब सैर व तफरीह कितनी मुश्किल होती है आपको? बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे झूले उन्होंने हुकूमत वालों ने दिए थे, इन्होंने ना अपने घर रखे हुए हैं वो वाले झूले। यहाँ पे इन्होंने जो बड़े लड़के हैं वो वॉलीबॉल का मैच खेलते हैं यहाँ पे, पहले वो यहाँ पे हमें खेलने नहीं देते हैं, शाम को आते हैं तो फिर अब वो इधर आ गए, इधर भी नहीं खेलने देते हमें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पार्क के अंदर जो है कुछ भी ना होने की वजह से जो बच्चे हैं जो बड़े हैं तमाम लोग परेशानी के शिकार हैं, और मुतालबा किया जा रहा है कि लैया शहर का जो मेन तमाम लोग पार्क है। परेशान है। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर से आपको खबर देंगे और बताएंगे बहावलपुर में जमात उलमा इस्लाम वर्कर्स कन्वेंशन कल होगा। जनरल सेक्रेटरी JUI समेत अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जमीयत उलमा इस्लाम बहावलपुर में अपनी पावर शो करने के लिए मुतहर्रिक है और इस हवाले से वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद होने जा रहा है कल। इस हवाले से रहनुमा है बहावलपुर में जमीयत उलमा इस्लाम के सफदर शहबाज साहब। वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है, कौन कौन सी शख्सियात आ रही हैं, क्या एजेंडा ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोई TV का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। वो जो सैनिटर हैं ख़ुद भी, मौलाना हाफिज़ हम्दुल्ला साहब वो एक्स सेनेटर हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। मौलाना PDM के तर्जमान भी हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जनाब डॉक्टर अमजद साहब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे मकामी कायदीन उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। ये जो है प्रोग्राम जो है अपना सियासी विंग को मुतहर्रिक करने के लिए हमने जमीयत उलमा इस्लाम का बनाया है और पूरे पाकिस्तान में ये बहावलपुर से हम शुरू कर रहे हैं इसको। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कल क्या एजेंडा है वर्कर्स कन्वेंशन का और उसके बाद कोई आपका प्लान है आगे भी जलसा करने का, ये एजेंडा भी ज़रा बताइएगा। ये हमने पूरे पाकिस्तान में सियासत करने के लिए बहावलपुर को से आगाज़ किया है और इंशाअल्लाह ताला हम पहले तो बहावलपुर रीजन में बावल नगर, रहीम खां, फिर मुल्तान की तरफ हम जाएंगे और ये हमारा सियासी विंग जो है वो अब हरकत में है। इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे और ये हमारे इलेक्शन की रिहर्सल है। इसके बाद फौरी बाद हमने एक जलसा करना है और जिसमें पहली दफ़ा आपको ये अंदाज़ा होगा कि इसमें लाखों की तादाद में लोग हम। बहावलपुर में लाखों की तादाद में वर्कर्स मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का दावा है, सफदर शहबाज का इसी हवाले से बता रहे हैं कि कल वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है। प्लानिंग की जा रही है कि जुलाई में होने वाला जलसा कितना बड़ा हो, कैसे हो, और उसके वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है। महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे DG खान में गुज़श्ता रोज जमीन के तराजे पर फायरिंग का वाकया। फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाला अकबर सईद भी अस्पताल में दम तोड़ गया। सईद अहमद गुज़श्ता रोज फायरिंग से मौके पर ही जान की बाजी हार गया। जमीन के तनाजे पर कत्ल होने वाले दोनों बाप और बेटा हैं। लवाकिन का शहरी की लाश RPO ऑफिस के सामने रखकर एहतजाज। SP इन्वेस्टिगेशन बख्तियार अहमद मुज़ाकरात के लिए पहुंच गए। पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन मुज़ाकरात हुए हैं, कामयाब हो चुके हैं। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हक तो चाहिए है ना, तो इंसान है, डंगर तो नहीं है। तो उन्हें को पुलिस को या डॉक्टर को कहीं को इतने तक एहसास कोई नहीं, क्यों चाहें चौक दे विच जरूरत है चौक चावन दी, बेइज्जती दी गाल है ना। कोई पुलिस कोई करेंदी पे ना कोई डॉक्टर को 2 बजे का वाक्य रात का हस्पताल पै थे, हस्पताल डॉक्टर नहीं आते उन्हें पोस्टमार्टम वास्ते, पुलिस नहीं आती उन्हें मुलजम को पकड़वाने वास्ते। कि इंसान नहीं यार, इंसानी तकाजा होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत के नाते बंदा देखे कि उन्हें को हक मंगते हैं, कोई ना हक तो नहीं मंगते। बेहिस्सी गाल है यार, सारा क्या था क्या कोई मुजरम इन्हें उन्हें को मार छोड़े ने या कोई डकैती की थी कड़ा हक की होने दा वो मारे हुए लाते उन्होंने को पुलिस नहीं होने दी वो करेंदी। कम से कम कोई तो इंसानियत होनी चाहिए। पुलिस को इतला है वो बंदा जरा शहीद थी गए, वो फोन मरे ना रह गए, पुलिस वाले कौन नहीं पहुंचे, वो फोन मरे ना रह गए। इनको अस्पताल चाहे मोटरसाइकिल होते इन्हें वालद साहब आई
मोटरसाइकिल ते जान कोई रेस्क्यू नहीं आई, कोई चीज़ नहीं आई। पुलिस वाले 2 घंटे के बाद आए सही था। कोई चीज़ चेक करन ना, इतों आके पटवारी भी हर चीज़ कर चेक करन जाओ बिल्ली वाकया सारी है या उन्हें दी है। साको इंसाफ चाहिए, बाकी कोई चीज़ साको नहीं चाहिए। और अब जुराइम की दुनिया से आपको खबर देंगे। करोड़ लालिसन में चोरी और डकैती का सिलसिला न रुक सका, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। रात गए चोरी की बड़ी वारदात पेश आई। चोर 1 तोला सोना, 50,000 नकदी और मोटरसाइकिल ले उड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। अपडेट करें आपको अहम खबर से। चोरी और डकैती का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे हैं। करोड़ लालिसन से आपको खबर दे रहे हैं। रात गए चोरी की बड़ी वारदात हुई है, जिसमें चोर 1 तोला सोना, 50,000 नकदी और मोटरसाइकिल ले उड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। एंटी करप्शन ने उस्मा खान करप्शन केस मुकदमे में गलती की वजाहत कर दी। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मौसूल होने वाले रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत तारीख दर्ज है। इंतकाल नंबर 24094 रकबा 361 कनाल मोरखा 30 फरवरी 2022 दर्ज हुआ है। एंटी करप्शन रेवेन्यू रिकॉर्ड में रद्दो बदल नहीं कर सकता। तारीख की गलती रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार करने में मुल्जमान की जल्दबाजी जाहिर करती है। रेवेन्यू अमले से जल्दबाजी में रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत तारीख दर्ज हुई है। आपको बता रहे हैं एंटी करप्शन ने उस्मा खान करप्शन केस मुकदमे में गलती की वजाहत कर दी है। मौसूल होने वाले रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत तारीख दर्ज की गई है। अपडेट करें आपको, एंटी करप्शन रेवेन्यू रिकॉर्ड में रद्दो बदल नहीं कर सकता। तर्जुमान तारीख की गलती रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार करने में मुल्जमान की जल्दबाजी जाहिर करती है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को रवां साल कितना रिलीफ मिला, मुल्तान के ताजरों और सनतकारों का बजट के हवाले से क्या कहना है, तफसीलात जानते हैं ओनाबाज से। जी बिल्कुल, साल 2023-24 का जो सालाना बजट है वो पेश कर दिया गया था। उसके हवाले से अगर हम बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सेक्टर है उसमें क्या रिलीफ मिलेगा, इस सवाल से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स नदीम शेख साहब। सर बताइएगा, जिस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेक्टर है उससे जुड़े कई हमारे ताजिर भाई होते हैं, उसके साथ साथ इसे एक रोज़गार का भी बड़ा एक जो अपॉर्चुनिटीज़ है नौजवानों के लिए बनती हैं, तो इसमें सर क्या रिलीफ इस दफ़ा बजट में अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से? इंपोर्ट के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ कम की गई हैं, ख़ास तौर पे जैसे एग्री बेस्ड जो इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से भी कुछ जो उनकी इंपोर्ट के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ को कम किया गया है। और अलबत्ता जो एक्सपोर्ट के हवाले से है, एक्सपोर्ट में पाकिस्तान लैग कर रहा है, जो टारगेट से वो मीट नहीं हो सके, तो एक्सपोर्ट के हवाले से हमारी तजावीज़ भी ये रही हैं कि एक्सपोर्ट को थोड़ा उसकी जो एनर्जी के हवाले से जो उनका इनपुट है उसको कम रेट के ऊपर एक्सपोर्ट को दिया जाए ताकि वो कम्पिटिटिव रहें मार्केट के अंदर। कि कौन कौन से बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट पे पाकिस्तानी जो ताजिर हैं फोकस कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो आम है उसकी दुनिया भर में तारीफ की जाती है। अभी इस सीज़न भी आम का है, तो जिस तरह से आपने बताया थोड़ा हमें मुश्किलात आ रही हैं एक्सपोर्ट में, क्या तजवीज़ आप गवर्नमेंट को देना चाहेंगे और इसमें क्या क्या कोताहियाँ की जा रही हैं? जी, जैसे कि मुल्तान आमों का शहर भी है और मुल्तान के अंदर के जो आम हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो आम का जो जैसे एग्री बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आम का पल्प निकाला जाए और उसको एक्सपोर्ट किया जाए। गवर्नमेंट ने इस दफ़ा के बजट के अंदर एग्री बेस्ड इंडस्ट्री को काफ़ी सारी छूट दी है, 5 साल के लिए टैक्स की छूट दी है। दोनों सेक्टर ऐसे थे जिनमें जो सहूलियात थी उनकी ज़रूरत थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, और गवर्नमेंट ने उन्हें एड्रेस किया है, ये कहना था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान नदीम शेख साहब। और नवाज, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पीएफए का मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग, मुजफ्फरगढ़ बाईपास पर दूध बरदार गाड़ी धर ली गई है। 1850 लीटर मुजरे सेहत दूध मौके पर तलब कर दिया गया है। टेस्ट के दौरान दूध में कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई है। आपको बता रहे हैं पीएफए का मिलावटी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ बाईपास पर दूध बरदार गाड़ी धर ली गई है। 1850 लीटर मुजरे सेहत दूध मौके पर तलब कर दिया गया है। टेस्ट के दौरान दूध में कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई है। मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी, पीएफए की तरफ से ऐसा कहना है।
पोलियो मुहिम के हवाले से आपको खबर देंगे। रहीमिया खान में पोलियो मुहिम में कामयाबी के लिए आलमी अदारा सेहत का अहसन इक़दाम। इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए पोलियो टीमें बढ़ाने की इजाजत दे दी गई है। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 334 नई टीमें हिस्सा लेंगी। मजीद जान लेते हैं आसिम सदीक से। जी, रहीमिया खान की जोग्राफी और रकबे की हैसियत को देखते हुए WHO की जानिब से रहीमिया खान में जो पोलियो की मुहिम की जा रही है उसमें उसकी टीमें बढ़ाने की इजाज़त दे दी गई है। DHO डॉक्टर गजनफर शफीक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कितनी टीमें बढ़ाई जाएंगी? पहले कितनी टीमें काम करती थी? ये टीमें जब बढ़ेंगी तो इससे कारकर्दगी में कितनी बेहतरी होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपका तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। जैसा कि जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन तकरीबन 5.6 मिलियन हो चुकी है, तो पोलियो के हवाले से चूँकि हमारा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी सेंसिटिव है, चूँकि हमारे बॉर्डर एरिया हैं सिंध के साथ, बलूचिस्तान के साथ और अदर डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, राजनपुर है, फिर हमारी HRMP की पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन वो भी काफ़ी ज़्यादा है बॉर्डर एरियाज़ पे होने की वजह से। तो और प्लस हमारे रिवराइन बेल्ट बहुत लंबी है, हमारे पास डेजर्ट एरिया है, तो काफ़ी टफ डिस्ट्रिक्ट है। इसलिए WHO ने हमारा जो जियोग्राफिकल सिचुएशन और को देखते हुए जो हमारी पोलियो टीम जो पहले के 3776 थी उनको बढ़ाने का उन्होंने प्रपोज़ल भेजा था, हमने वो तैयार कर लिया। तकरीबन हम 334 मज़ीद टीमें एडअप कर रहे हैं इसमें। इससे एक हमारी टीम्स को काम करने में भी आसानी होएगी और जो हमारा एरिया, जो हमारे वीक एरियाज़ हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करने की पोजीशन में हम आ जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे पोलियो के इंसदाद पोलियो मुहिम की जो की जा रही है उसमें उनको मदद मिलेगी। जब टीमें बढ़ेंगी तो इन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा जहाँ पर पहले कमी कोताही होती थी, और ये अच्छा बहुत शुक्रिया आसिम सदीक आपका। जहानिया के स्कूलों के अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चक 118 दसार में तकरीब। गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल को अपग्रेड करने के लिए अपग्रेड करके हाई का दर्जा दे दिया गया है। स्कूल की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह हाजी अताउर रहमान ने किया है। मज़ीद जानते हैं अमजद हुसैन बुटर से। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत और महकमा तालीम की जानब से स्कूलों को अपग्रेडेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त जानिया के नवाई चक 118 दासर में मौजूद हूँ। यहाँ हाजी अताउर साहब MPA की काविशें जो है स्कूल को गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त हाजी अताउर साहब मौजूद है। मजीद से बात करते सर बताइएगा कि आज आपने इफ्तिताह भी कर दिया है अपग्रेडेशन का, और स्कूल के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं महकमा तालीम का मशकूर हूँ, जनाब चौधरी मोहम्मद शुएब इमरान साहब का, CEO एजुकेशन का, कि उन्होंने हमारी कहने पे स्कूल को अपग्रेडेशन में डाला और आज ये अनाउंस किया कि ये मिडिल स्कूल इंशाल्लाह हाई स्कूल हो जाएगा, बल्कि हो गया है। आज के बाद इन्होंने ये एक और मेहरबानी की, यहाँ पर सोलर सिस्टम का भी उन्होंने अनाउंस किया, और मैं इनसे और गुजारिश करूँगा कि इस स्कूल में डिजिटल बोर्ड का भी इंशाल्लाह दिया जाए, ताकि ये भी एक बच्चों के लिए जदीद चीज़ है। मेरा यहाँ मकसद सिर्फ तालीम दोस्त है। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे अपने घर पे अपने वालिदैन की निगरानी तालीम हासिल कर सके, ताकि कल कोई ना कोई घर से दूर जाकर परेशानी ना हो, और बेहतर माशरा, पढ़ा लिखा माशरा बनाकर हम इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। शुक्रिया जी, बिल्कुल, जैसा कि हज साहब का कहना है कि स्कूल के जो अपग्रेडेशन के लिए जो तमाम सहूलियात है वो भी मैसर कर दी गई है, और इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि मैट्रिक की तालीम हासिल करने के लिए जो स्कूल के बच्चे बाहर के शहर में दूर दराज इलाकों में जाते थे वो अब बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएंगे तलबा को बिला तातुल मुफ्त कुतुब की फ्राहमी का मिशन। पंजाब के स्कूलों को इजाफी मुफ्त दरसी कुतुब भी फ्राहम कर दी गई हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 8 करोड़ कुतुब की जैकेट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले कर दी हैं। सरकारी स्कूलों को डिमांड के मुताबिक निसाबी कुतुब फ्राहम कर दी गई हैं, जबकि 9 अरब माली खसारे के बावजूद किताबें तैयार की गई हैं। किताबों की तकसीम PMIU के जरिए से की गई है। पहली बार पहले से 5वीं तक के लिए पाराजात तैयार किए गए हैं। 6वीं से 12वीं जमात के लिए तर्जुमातुल कुरान की किताबें तैयार की गई हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब के स्कूलों को इजाफी मुफ्त दरसी कुतब भी फ्राहम कर दी गई हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 8 करोड़ कुतब की जैकेट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले कर दी हैं। सरकारी स्कूलों को डिमांड के मुताबिक निसाबी कुतब फ्राहम कर दी गई हैं। 9 अरब माली खसारे के बावजूद किताबें तैयार की गई हैं। अब आपको बताएंगे किसानों को सहूलियात फ्राहम करने का मिशन। किसानों को मयारी ज़राई लवाजमात की फ्राहमी हुई है। किसान दोस्त पॉलिसी के तहत कोट चट्टा में किसान सहूलत सेंटर कायम किया गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं राना मोहम्मद सलीम से।
آج بالکل حکومت پنجاب کی ہدایت پر تحصیل کوٹ چٹا میں بھی کسان سہولت سینٹر جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے، جہاں پر کسانوں کو تمام تر زرعی لوازمات کے ساتھ یہاں پر کسانوں کی رہنمائی بھی کی جائے گی۔ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چٹا زاہد اقبال گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا مقصد ہے کسان سہولت سینٹر قائم کرنے کا، اس کا کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ہم نے تحصیل کوٹ چٹا میں کسان سہولت سینٹر جو ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ، اس کا آغاز کر دیا ہے۔ یہاں پہ تمام تر قسم کی جو معیاری کھادیں ہیں، بیج ہیں، ادویات ہیں، جو ہمارے کسان بھائی ہیں، کسان لوگ ہیں، ان کو دستیاب ہوں گی۔ ہمہ وقت وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور جو اپنی فصل ہے اس کے مطابق معیاری بیج، کھاد اور جو بھی سپرے، پیسٹی سائڈ وغیرہ وہ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، کسان سہولت سینٹر پر یہاں پر کسانوں کی تمام فصلوں کی کاشت کے حوالے سے رہنمائی بھی کی جائے گی اور تمام تر مشینری کے ساتھ ساتھ تمام جو زرعی رہنمائی بھی کی جائے گی۔ رانا محمد سلیم، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان بورڈ نے امتحانات سے متعلق SOPs جاری کر دیے۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ کے امتحانات جاری کیے گئے ہیں۔ امتحانی سینٹر کی حدود میں موبائل فون کو استعمال کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ امتحانی سینٹر کی حدود میں 100 گز کے فاصلے تک دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ مزید بتا رہی ہیں سہیرا طارق۔ ملتان تعلیمی بورڈ نے امتحانات کے انعقاد بارے SOPs جاری کر دیے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ کے امتحانات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تعلیمی بورڈ کی جانب سے تمام جو نگران اور سپرنٹینڈنٹ عملہ ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ امتحانی مراکز کے 100 میٹر فاصلے تک جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ ہے، لہٰذا غیر متعلقہ افراد یا موبائل فون کا استعمال جو ہے وہ مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اگر وہ نقل کرتے ہوئے یا کسی سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے پائے گئے تو ان کے خلاف اسی وقت نگران عملے کو یہ اتھارٹی حاصل ہوگی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کا پیپر جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سپرنٹینڈنٹس ہیں ان کو یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ امیدواروں کو پیپر مکمل کرنے کے لیے پورا ٹائم دیا جائے۔ اگر کہیں پر پیپر 5 یا 10 منٹ کے فاصلے سے دیر سے شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اختتام کا وقت ہے اس ٹائم کو مینیج کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپرنٹینڈنٹ عملے کو یہ بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جتنے بھی غیر متعلقہ افراد ہیں ان کو امتحانی سینٹر کے قریب آنے دیا جائے۔ جی سہیرا طارق، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے دنیا کو پاکستان کا مثبت چہرہ دکھانے کا مشن۔ نوجوان سندھ کے مختلف شہروں سے سفر مکمل کر کے پنجاب میں داخل ہوئے۔ حیدرآباد سے سفر کا آغاز کرنے والے 2 نوجوان صادق آباد پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی پرچم سندھی اجرک سجائے نوجوان اپنے سفر کے لیے پرجوش ہیں۔ صادق آباد پہنچنے پر شہریوں نے شاندار استقبال کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں دنیا کو پاکستان کا مثبت چہرہ دکھانے کا مشن جاری ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔